हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th लेसन नंबर 2 यानी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम इस लेसन के 2 वीडियोस पहले पढ़ चुके हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था इंडिकेटर के बारे में, यानी सूचक क्या होते हैं। दूसरे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एसिड्स के बारे में। एसिड्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था हमने कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं यानी वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। इन सब के बारे में हम पढ़ के आए हैं पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपने वो पहले वाले वीडियोस देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से दोनों वीडियोस देखिए ताकि आपको आज वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिड की क्या है कि वे सभी पदार्थ जो खट्टे होते हैं उन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। यानी जिनका श्योर टेस्ट होता है वो सभी के सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। दूसरी बात क्या होती है, वो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। यानी कि एसिड जो होता है वो क्या कर देगा, नीले लिटमस को लाल। इसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी थी जब हमने पहले वाला वीडियो पढ़ा, तब मैंने कहा था कि अनील एक टर्म याद रखनी है। अनील का मतलब है अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देंगे, लाल कर देंगे। आइए इसके जरिए एक प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, हमारे पास 3 बीकर हैं। पहला बीकर का नाम ए है, दूसरे बीकर का नाम हमने रख दिया बी और तीसरे बीकर का नाम हमने रख दिया सी। इन तीनों बीकरों में हमें ये नहीं पता कि क्या क्या विलयन है, परंतु ये पता है ये तीनों इनमें से हैं। पहले विलयन में क्या है, आश्रित जल, जिसे डिस्टिल वाटर कहते हैं। डिस्टिल वाटर जो होता है उसके अंदर कोई आयन नहीं होता, वो शुद्ध जल होता है। दूसरे में इनमें से किसी एक में एसिडिक सॉल्यूशन है यानी अम्लीय विलयन है, और दूसरे में क्या है, बेसिक यानी अक्षारीय विलयन है। अब आपको इन तीनों को मैच कराना है। तो कैसे मैच कराएंगे, आपको दिया हुआ है लिटमस पेपर, यानी कि आपको 2 तरह के लिटमस दे रखे हैं। रेड लिटमस है और ब्लू, नीला और लाल, 2 लिटमस पत्र आपको दे रखे हैं। आपको ये पता करना है इनमें से कौन सा विलयन किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम रेड लिटमस को लेते हैं। ठीक है, रेड लिटमस लिया हमने और हमने जिस भी विलयन में डुबोया, तीनों में बारी बारी डुबो के देखेंगे। जिस विलयन में रेड लिटमस कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए, वो क्या मिलेगा, अक्षारीय। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, उसको तीनों में डुबोएंगे। जिसमें ब्लू लिटमस कैसा हो जाए, रेड, हमारी ट्रिक के हिसाब से, यानी कि अम्ल नीला लाल, जिसमें ये रेड हो जाएगा वो विलयन कैसा है, अम्लीय। और तीसरा विलयन कैसा होगा आपका, जो बच गया वो उदासीन होगा। रेड लिटमस केवल अक्षारीय विलयन में ही अपना रंग बदलेगा, बाकी 2 विलयनों में अपना रंग नहीं बदलेगा। तो आपको इस ट्रिक के थ्रू आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तीसरी बात पढ़िए, अम्लों में क्या होता है, जितने भी अम्ल होते हैं जब भी उनको किसी विलयन में घोला जाता है पानी के साथ, तब वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये बात आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी समझाई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी किसी अम्ल को आप उसके जल के साथ मिलाते हो तो वहाँ पर अम्ल जो है अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर HCl जो है H पॉजिटिव और किस में टूट गया, Cl नेगेटिव में। H पॉजिटिव आयन जो होता है, H पॉजिटिव आयन वो बहुत ही छोटा होता है, उसका आकार बहुत छोटा है और चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो स्थायी नहीं है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो यहाँ नहीं रुकेगा। वो क्या करेगा, वो H पॉजिटिव आयन जो यहाँ बना था वो वहाँ उपस्थित जल के अणुओं से अभिक्रिया कर लेगा, तो क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव। कैसे बना है, जल में 2 हाइड्रोजन थी, एक यहाँ से जुड़ गई, 3 होगी। ऑक्सीजन पहले से थी, ये होगी। इसने चार्ज लिया है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा इधर, यानी कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये कैसा है, हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या है, हाइड्रोजन आयन। ये पूरी अभिक्रिया को आप ऐसे लिख सकते थे, कैसे, आपके पास HCl है, आपके पास वाटर है, और आपको क्या क्या मिल गया, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। कैसे, इस H से ये H कैंसिल हो गया,
तो जो बच गया वो मैंने लिख दिया है, HCl बचा है, HCl बचा है, H2O हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। तो वे सभी पदार्थ जो या तो हाइड्रोनियम आयन दें या हाइड्रोजन आयन दें, उन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, आइए अगली विशेषता पढ़ते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? जब भी किसी धातु से अभिक्रिया करेंगे तो वो अब हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बीकर ले लीजिए या एक कॉनिकल फ्लास्क ले लीजिए। उस कॉनिकल फ्लास्क में आप क्या करें? जिंक धातु के थोड़े टुकड़े डाल लें, इसमें अम्ल मिलाइए। जैसे ही आप अम्ल मिलाते हो, मान लीजिए आपने सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया है, तो अभिक्रिया ये होती है, जिंक जो धातु है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? जिंक सल्फेट, और क्या बना लेगी? हाइड्रोजन गैस। यानी कि यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर होगी कि जब भी कोई धातु किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो वो क्या बनाएगी? जिंक सल्फेट यानी एक लवण बनाएगी, और क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और भी है, जिंक प्लस HCl। बताइए कैसे बनेगा? एक बार वीडियो को पॉज करके आप रिएक्शन को पूरा करने की कोशिश करें और देखें क्या आंसर आने वाला है। क्या आएगा? जिंक जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? जिंक क्लोराइड। और कौन सी गैस निकलेगी यहाँ से? हाइड्रोजन गैस। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिएक्शन आपकी संतुलित भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक हमारा NCERT में क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि जो दही होती है, दही को धातु के बर्तनों में यानी कि कॉपर के बर्तन में या पीतल से बने हुए बर्तनों में क्यों नहीं रखते? हमारा क्वेश्चन क्या है? दही को कॉपर धातु के बर्तनों में या पीतल के बर्तनों में क्यों नहीं रखते? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि दही किससे बनती है? मिल्क से। मिल्क, ल और क, इससे आपने इसके एसिड का नाम निकाल लिया। क्या नाम है इसके एसिड का? लैक्टिक अम्ल। यानी दही में एक अम्ल उपस्थित है जिसका नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल। अब आपको यह बात समझनी है, अगर आपने दही को किसी धातु के बर्तन में रख दिया, कॉपर क्या है? एक धातु, पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होती हैं? जो दो धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उन दोनों धातुओं में से एक धातु भी हो सकती है, एक अधातु भी हो सकती है। तो पीतल जो है कॉपर और जिंक 2 धातुओं का मिश्रण है। तो बात वही है, लैक्टिक अम्ल है दही में, और यहां पर सभी क्या है? धातुएं। तो यदि दही धातु से अभिक्रिया करेगी तो उसमें उपस्थित अम्ल के कारण दही क्या बना लेगी? अपने लवण बना लेगी, और वहां पर दही जो है खराब होने की संभावना बनती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वहां उपस्थित दही क्या करती है? उसमें दही धातु से अभिक्रिया कर लेगी और दही क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। यानी वो अब खाने के लायक नहीं है, इससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो ये बात समझ में आ जाएगी कि दही को धातु के बर्तनों में नहीं रखना है। आइए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अम्लों की कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया। तो हम एक बार कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बोनेट क्या होते हैं और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं। आपको पहले बहुत फर्स्ट लेसन के वीडियो में पढ़ाया था कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? यानी वे आयन जिनमें 2 या 2 से ज्यादा परमाणु हों उनको बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। ऐसे ही 2 बहुपरमाणुक आयनों के नाम हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, CO3 2 नेगेटिव को तो बोलते हैं कार्बोनेट और HCO3 नेगेटिव को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट जो बहुपरमाणुक आयन है, इसके ऊपर जो 2 चार्ज लिखा है ये -2, ये इसकी संयोजकता होती है। यानी इसकी संयोजकता कितनी है? 2। और जो बाइकार्बोनेट है इसके ऊपर 1 लिखा है, इसका मतलब इसकी संयोजकता क्या है? 1। इसके ऊपर संयोजकता कह सकते हो आप इसको, इसका आवेश भी कह सकते हो। तो हम बहुपरमाणुक आयन 2 याद रखेंगे, कौन कौन से? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। आइए पढ़ते हैं अम्ल इनसे अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो सोचिए, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वो 3 चीजें बनाएगा।
पहली चीज साल्ट बनाएगा यानी कोई लवण बनेगा, दूसरी चीज क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और तीसरी चीज क्या बनेगी, जल। तो आपको यहां से एक बात याद रखनी है, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट, एम यहां कोई मेटल है, कोई धातु है, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या कोई मेटल बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट समझ में आ जाना चाहिए, जिनमें CO3 2 नेगेटिव बहुपरमाणु आयन हो वो कार्बोनेट होते हैं, जिनमें HCO3 नेगेटिव बहुपरमाणु आयन हो वो क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट। जब भी ये अभिक्रिया करेंगे किसी अम्ल से तो आपको तीन चीजें मिलने वाली हैं, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या मिलने वाला है, वाटर। आइए कुछ उदाहरण करके देखते हैं। पहला उदाहरण है सोडियम कार्बोनेट। तो कैसे लिखोगे सोडियम कार्बोनेट को, आप सोडियम लिख लेना, कार्बोनेट लिख लेना। कार्बोनेट की संयोजकता कितनी है, 2, सोडियम की कितनी होती है, 1, आ जाएगा आपको। ऐसे ही आप मेरे को सोडियम बाइकार्बोनेट लिख के दिखाओ, वीडियो को पॉज करो और आप लिख के देखो आपको आता है क्या। तो आपने लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट को लिखा आपने HCO3, सोडियम की संयोजकता कितनी, 1, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी या संयोजकता कितनी, 1, तो ये फार्मूला आपका यही रह जाएगा, NaHCO3। अब इसमें आपने कोई अम्ल जोड़ा HCl, इसमें भी आपने क्या जोड़ा, HCl। तो अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा था, जब भी कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो तीन चीजें बनाएगा। कितनी चीजें बनाएगा, 3, 1, 2 और 3। क्या क्या, पहली तो लवण बनाएगा। लवण, इन अभिक्रियाओं को याद कैसे करें, बड़ा मुश्किल होता है ये याद करना। तो आप एक काम करना, इन अभिक्रियाओं को दो, जितने भी ये दे रखे हैं कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अम्ल, इनके दो दो हिस्से कर लो, क्योंकि ये सभी क्या हैं, आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक यौगिक हैं, इनमें आयन बने हुए हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के दो आयन बन गए ये Na और CO3, इसके भी दो आयन बन गए ये Na और HCO3, HCl के दो आयन बन गए H और Cl, इधर भी कितने आयन बन गए, H और Cl। अब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लवण बनाइए। लवण कैसे बनेगा, इधर से धातु और इधर से Cl को ले लो। धातु यहाँ पे सोडियम है, यानी आपने क्या बना दिया, लवण NaCl। क्या बना दिया, लवण NaCl। अगली दो चीजें पहले से ही फिक्स थी। क्या क्या फिक्स थी, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, यानी आपका काम आसान हो गया। क्या बना दिया, CO2 H2O, CO2 H2O। सिर्फ आपको तो लवण बना के देना था। लवण कैसे बनेगा, यहां से धातु को ले लेना और एसिड में जो नेगेटिव हिस्सा है उसको ले लेना, तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस भी कर सकते हो आप भाई। कैसे बैलेंस करनी है, इधर देखिए इस वाली रिएक्शन को, यहाँ पे H2O में 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 2 से कर देना, आपका सारा काम बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंसिंग के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक जो दिमाग में लेके चलना है वो ये कि कोई भी अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो अपना साल्ट यानी कि क्या बनाएगा, लवण, और दो चीजें फिक्स, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल, ठीक है। आइए एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे को कोई यौगिक A दिया हुआ है, हमें नहीं पता A क्या है। A किसी HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमें कैल्शियम क्लोराइड देता है तथा एक ऐसी गैस निकालता है जो किसी जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो बताइए कि यहां A क्या है, ठीक है। प्रश्न फिर से पढ़ दूं कि A कोई अननोन कंपाउंड है, हमें नहीं पता क्या है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है तथा ऐसी गैस बनाता है जो किसी जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे। तो आपको ये बात सोचनी है कि कौन सी ऐसी गैस आपने पढ़ी हुई है जो किसी जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे, तो वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी जलती हुई मोमबत्ती को बुझा सकती है, यानी ये गैस बुझाने में सहायक है, जलाने में नहीं, बुझाने में सहायक है। जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, आग बुझाने के यंत्र आते हैं, उनमें इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था ऐसी कोई गैस, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, धातु और एक क्लोरीन यहाँ पे है, तो ये लवण है। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जहां बनते हों वहां पर आपको A क्या हो सकता है, A इन दोनों में से हो सकता है, या तो कार्बोनेट होगा या क्या होगा, बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ A जो है वो कैल्शियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम धातु का हिंट हमें यहां से मिला, यानी A क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्यों नहीं है, क्योंकि बाइकार्बोनेट जो होता है वो मुख्य रूप से विलयन के रूप में ज्यादा काम करता है।
ठोस नहीं होता। कैल्शियम कार्बोनेट ठोस भी होता है और जो काम कर सकता है यहाँ पे। तो कैल्शियम कार्बोनेट हम ए यौगिक को लेंगे और इस अभिक्रिया को अब आप समझ सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड बना, वाटर बना और क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो लेने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेने के लिए आपको विलयन के रूप में लेना पड़ेगा, जबकि यहाँ दिया हुआ है कि कोई ठोस पदार्थ है, तो वो ठोस पदार्थ क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात। अगली प्रॉब्लम देखिए, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं। अपच बोलते हैं एसिडिटी को। हमारे अमाशय में एक अम्ल निकलता है जिसका नाम हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, इस ट्रिक के साथ, हैज, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है। क्या ट्रिक है, हैज, हाइड्रोक्लोरिक, ए से एसिड, एस से क्या है, स्टमक। तो हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसकी वजह से हमारे अमाशय का जो मीडियम है वो कैसा हो जाता है, अम्लीय, और जिससे हमें एसिडिटी की परेशानी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम किसका सेवन करें, किसी अक्षारीय पदार्थ का सेवन करें, जिसका घरेलू उपचार है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप मीठा सोडा कहते हो। तो आपको बाइकार्बोनेट का फार्मूला याद हो गया। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ दिया हुआ है ये क्या है, मीठा सोडा है, जो किसके उपचार में काम आता है, अपच के, यानी किसी व्यक्ति को अपच की समस्या है, एसिडिटी है, तो उसके उपचार में ये काम आता है। एसिड्स की अगली प्रॉपर्टी है बेस के साथ रिएक्शन। बेस क्या होते हैं अब तक हमने नहीं पढ़ा है, बस आप थोड़ा सा इसके बारे में याद रख लें, बाकी हम डिटेल में अगले वीडियो में बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कोई भी एसिड किसी भी बेस से जब रिएक्शन करेगा, यानी ए एसिड बी बेस से रिएक्शन करेगा तो दो चीजें बनाएगा, एस और डब्ल्यू। एस क्या है, साल्ट यानी कि लवण, और डब्ल्यू क्या है, वाटर यानी कि जल। इस अभिक्रिया को, जिसमें कोई एसिड किसी बेस से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए, ए एसिड बी बेस, एस साल्ट यानी लवण और डब्ल्यू क्या है, वाटर, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में एक एग्जांपल के द्वारा देख लो। एसिड का एग्जांपल ले लो HCl, बेस का एग्जांपल ले लो NaOH। क्या बनेगा, ऐसी अभिक्रियाओं को मैंने पहले भी कहा था, आपने याद कैसे रखना है, इनको आयनों में दो दो हिस्से बना लो, इसके दो हिस्से बन गए, इसके दो हिस्से बन गए। अब अलग इन दोनों हिस्सों को इकट्ठा कर दो, इसका एक हिस्सा इसके साथ, इसका एक हिस्सा इसके साथ, यानी क्या बन गया, NaCl, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, यानी कोई धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले तो अपना ऑक्साइड बनाती है। तो जब अम्ल किसी ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, आइए एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है, इसकी मैंने एक अम्ल से अभिक्रिया करा दी, यानी किससे करा दी, HCl से करा दी, और क्या होने वाला है आइए देखते हैं। जब भी कोई धातु ऑक्साइड किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, जो आपने अभी पढ़ा था, एक तो लवण बनाएगा और एक क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो क्या मैं इस अभिक्रिया को भी यही कह दूं, ये भी उदासीनीकरण है। कैसे, यहां अम्ल था, यहाँ लवण बना और यहाँ क्या बना है, वाटर बना है। तो ये अभिक्रिया भी कैसी है, उदासीनीकरण। और एक बात यहाँ से और प्रूव हो रही है कि ये अगर एसिड है, ये अगर साल्ट है, ये अगर वाटर है, तो ये जो पदार्थ है ये हमें नहीं पता क्या है, पर ये पक्का अब हम कह सकते हैं बेसिक है, यानी ये कैसा है, अक्षारीय है। तो यहाँ से एक बात याद रखना, धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अक्षारीय। ये बात पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लें। क्या कि धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय या अक्षारीय। तो आपको बताना है वे किस प्रकृति के होते हैं, अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों, क्योंकि वे अम्लों से अभिक्रिया करके क्या देते हैं, लवण और जल देते हैं। लवण और जल अम्ल से अभिक्रिया करके कौन दे सकता है, सिर्फ अक्षारीय पदार्थ। आइए इस अभिक्रिया को पूरा करके देखते हैं। देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या है, वाटर, क्या बनने वाला है इस अभिक्रिया में, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl क्या बनने वाला है, कॉपर क्लोराइड। यानी वही दो काम कर लेना, यहाँ से दो हिस्से बना लेना, इसके दो हिस्से बना लेना, कॉपर और क्लोरीन को इकट्ठा कर देना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इकट्ठा करके क्या बना दोगे, H2O।
आ जाएगी बात समझ में। संतुलित आप इसको खुद करके देखेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस कहाँ होगी। कई बार ये पूछा जाता है कि जब कॉपर ऑक्साइड को जो ब्लैक कलर का होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो उसका रंग ग्रीन क्यों हो जाता है, ब्लू ग्रीन क्यों हो जाता है। तो आपने बताना है ब्लू ग्रीन इसलिए हो जाता है क्योंकि उस रिएक्शन में लवण बनते हैं और वो लवण किस कलर के होते हैं, ब्लू ग्रीन कलर के। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यही सेम बातें आपने मेटल हाइड्रोक्साइड के लिए भी याद रखनी है। अब क्या पढ़ा था आपने, मेटल का ऑक्साइड यानी धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अक्षारीय। यानी कि धातुओं के ऑक्साइड क्या है, अक्षारीय। ऐसा ही आप कहोगे धातुओं के हाइड्रोक्साइड वो भी किस प्रकृति के होते हैं, अक्षारीय। क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि वो भी जब जमल से मिलेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। तो आप एक क्वेश्चन सुनो आप ध्यान से, ये है मैग्नीशियम का ऑक्साइड और ये है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। मैं आपसे पूछता हूं बताओ इनकी नेचर कैसी है, यानी किस प्रकृति के हैं। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, मेटल है, ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है। सर ने बताया था कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाएंगे, लवण, और क्या बनाएंगे, जल। किसके साथ मिलकर, अम्ल के साथ मिलकर। तो ये पक्का कैसे हैं, अक्षारीय हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप एक क्वेश्चन इसका आंसर ढूंढ के बताना कि Al2O3 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इनकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है या अक्षारीय है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो। आइए हमारा अगला टॉपिक क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया का दूध कहते हैं। इसका क्या उपयोग है, कुछ व्यक्ति, मैंने अब थोड़ी देर पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कि जब हमारे अमाशय में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, किसमें, अमाशय में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उसके उपचार के लिए हम क्या लेते हैं, मीठा सोडा। क्या लेते हैं, मीठा सोडा। उसका सूत्र कौन बताएगा, आप वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर लिख के देखिए मीठे सोडे का क्या सूत्र है। तो क्या आंसर आया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसा ही एक पदार्थ है जिसको आप यूज कर सकते हो किसके उपचार के लिए, एसिडिटी के उपचार के लिए। यानी कि जो एसिडिटी का उपचार करने में काम आए वो एसिडिटी के उल्टे हो गए, मतलब उनको क्या कह दूं मैं, एंटा एसिड, हिंदी में क्या कह देंगे, प्रति अम्ल। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ पढ़िए। पहला क्वेश्चन, एंटा एसिड क्या है, वे पदार्थ जो हमारे अमाशय में ज्यादा अम्ल की मात्रा को उदासीन करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उनको एंटा एसिड कहते हैं। यानी अमाशय में एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जिसकी मात्रा प्रतिदिन 1.2 लीटर से 1.5 लीटर तक होती है। उस अम्ल को हमने क्या करना है, उदासीन बनाना है। अम्ल उदासीन कब बनेगा, जब उसमें अक्षार मिलाओगे। वो दो उदाहरण आपके पास है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पता लग जाना चाहिए क्या है भाई, एक एंटा एसिड है। इसका उपयोग क्या है, हमारे अमाशय में उपस्थित अम्ल को उदासीन बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। आइए हमारा अगला टॉपिक है एसिड्स ऑफ कोरेसिव नेचर। यानी जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी नेचर कोरेसिव होती है। तो कोरेसिव को समझने के लिए आप पहले कोरोजन को समझिए। कोरोजन मतलब संक्षारण। किसी भी धातु का वायुमंडलीय प्रभावों के कारण धीरे धीरे खत्म हो जाना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। यानी कि कोरोजन का मतलब होता है कोई भी धातु धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रभावों के कारण खत्म हो रही है। कोरोजन के दौरान कोई धातु अपने ऊपर ऑक्साइड की परत बना लेती है, या अपने ऊपर कार्बोनेट की परत बना लेती है, या अपने ऊपर सल्फेट की परत बना लेती है। इस तरह कोई भी धातु धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। इस गुण को उसका कोरोजन बोलते हैं। तो यदि हम किसी एसिड को किसी कपड़े पे, किसी धातु पे या किसी भी पदार्थ पे डालें तो वो एसिड यानी वो अम्ल उस पदार्थ को धीरे धीरे खत्म कर देगा। यही गुण क्या कहलाता है उनका, कोरेसिव नेचर। यानी कि यदि किसी धातु के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर अम्ल को डाला जाए तो वो उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं, धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसीलिए जिन भी बोतलों में अम्लों को रखा जाता है वे बोतलें धातुओं की नहीं होती। उनको कांच की बोतलों में रखा जाता है, ग्लास की बोतलों में रखा जाता है, या चीनी मिट्टी
किसमें? चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता है, उनसे वो अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए वो वहाँ पे क्या रहते हैं? सुरक्षित। एक और बात ध्यान रखने की है, जब भी आप प्रयोगशाला में किसी अमल की बोतल को देखते हो तो उसके ऊपर खतरे का निशान होता है। वो खतरे का निशान किस लिए होता है? वो इसलिए है, यदि आपने उसको छुआ या आपके डायरेक्ट स्किन के ऊपर गिर गया वो, या आपके कपड़ों पे गिर गया, तो वहाँ से उस हिस्से को वो बहुत बुरी तरह से जला देगा, यानी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं? उनके ऊपर खतरे का निशान रखते हैं, ताकि हमें खतरे का आभास हो कि इस चीज़ को हमने डायरेक्ट बिना किसी गाइडलाइन के नहीं छूना है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी धातुओं के विलयन होते हैं वे सभी के सभी विद्युत धारा के चालक होते हैं। कैसे चालक होते हैं? जब भी कोई अम्लीय विलयन होगा तो सीधी सी बात है, उस विलयन में अम्ल जो होगा पानी के साथ होगा, और जब अम्ल पानी के साथ होता है तो वो क्या बनाता है? आयन। ठीक है, आयनों का बहाव ही विद्युत धारा है। आयनों का बहाव क्या है? विद्युत धारा। आइए सोचते हैं, एक विलयन है, उस विलयन में आपके पास अम्ल और जल हैं। जैसे ही अम्ल और जल मिलेंगे तो दो तरह के आयन बनेंगे, कुछ आयन पॉजिटिव होंगे, कुछ आयन कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। हम यदि इस विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगा दें, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड लगा दें और उनको बैटरी से कनेक्ट कर दें। किससे कनेक्ट कर दें? बैटरी से। तो जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक दूसरे इलेक्ट्रोड पर कैसा होगा? नेगेटिव। और जो विलयन में आयन हैं 2 तरह के, वो आयन क्या करेंगे? अब अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, यानी पॉजिटिव वाला किसकी तरफ मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव वाला किसकी तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ। यानी आयनों का बहाव होगा। आयनों का बहाव ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी अम्ल जो होगा, यदि वो विलयन के रूप में है तो वो विद्युत का क्या होगा? चालक होगा। यदि हम इसका उल्टा सोचें, हमने एक बीकर लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, उन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया और हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ अम्ल को डाला है। किसको डाला है? अम्ल को। जल नहीं मिलाया इसमें हमने, बिल्कुल भी जल नहीं है, तो क्या यह चालक होगा? अपना आंसर ढूंढिए, सोचिए वीडियो को पॉज करके। बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? यदि इसमें जल नहीं है तो अम्ल अपने आयनों में नहीं टूटेगा, आयन नहीं बनाएगा, और आयन नहीं बनाएगा तो वो आयन बहेंगे कैसे? यानी फ्लो कैसे होगा? और फ्लो नहीं होगा तो सीधी सी बात है, कुचालक होगा। दोबारा सोचिए मेरी बात को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क यानी कि ड्राई, इसमें कुछ भी नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस फॉर्म में, यानी इसमें जल है। कौन सा विद्युत का चालक है और कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि ये वाला चालक है या ये वाला चालक है, और उसका रीजन भी बताएं कि वो ये चालक है तो क्यों है और ये चालक है तो क्यों है। तो ये यहाँ से एक बात समझ में आ जाएगी, वही पदार्थ विद्युत धारा के चालक होंगे जो आयन बनाएंगे। इसी बात को हम कह सकते हैं, यदि इस विलयन में हमने अम्ल को हटा दिया, इसमें हमने चीनी डाल दी। चीनी क्या होती है? C12H22O11 यानी C12H22O11 शुगर। शुगर जो होती है वो आयनों में नहीं टूटती, तो आयनों में नहीं टूटती तो क्या ये विद्युत धारा का चालन करेगी? मेरे ख्याल से उत्तर आपका क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि वही पदार्थ विद्युत धारा का चालन करेंगे जो आयन बनाएंगे। अब आपको एक क्वेश्चन और आंसर ढूंढ के देना है। यदि मैं चीनी की बजाय अल्कोहल को डाल दूं, किसको डाल दूं? अल्कोहल को, तो क्या विद्युत धारा गुजरेगी? ये आप ढूंढेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। अगर ड्राई HCl है तो चालक होगा कि नहीं होगा? एक्वस है तो चालक होगा कि नहीं होगा? अल्कोहल होगा कि नहीं होगा? चीनी नहीं होगी। वही पदार्थ चालक होंगे बेटा जो आयन बनाएंगे। जो आयन नहीं बनाएंगे वो पदार्थ कुचालक होंगे। तो अम्लों के आयन बनते हैं जब पानी में मिलाते हैं तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। सभी अम्लों में क्या समानताएं हैं? अब तक आपने पढ़ा कि जितने भी अम्ल होते हैं उनमें एक बात जरूर मिलेगी, क्या? कि उन सभी के पास हाइड्रोजन आयन जरूर होंगे। हाइड्रोजन आयन कह लो, चाहे कौन से आयन कह लो, हाइड्रोनियम आयन, सभी अम्लों में ये बात कॉमन है। क्या? या तो उनके पास हाइड्रोजन आयन या कौन सा आयन में होगा? हाइड्रोनियम आयन होगा। अम्लों के कुछ उपयोग, कहाँ कहाँ अम्लों का उपयोग होता है, तो कोई भी 2-3 बातें आप याद रख लेना, बाकी आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो। बहुत आसान तो बात है ये। अम्ल जो होते हैं उनका फर्टिलाइजर बनाने में उपयोग करते हैं। अम्ल जो होते हैं उनका एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक बनाने में हम यूज करते हैं। एक विस्फोटक का नाम है TNT,
ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये एक एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक पदार्थ है जो अम्लों की मदद से बनाया जाता है। अम्लों के द्वारा हम चीनी जो होती है उसका क्लैरिफिकेशन करने में उसका उपयोग करते हैं। अम्लों का जो है हम पेंट इंडस्ट्री में, दवाइयाँ बनाने में भी अम्लों का हम उपयोग करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये किंग्स ऑफ एसिड भी कहा जाता है। यानी इसको क्या कहते हैं? अम्ल राज, अम्लों का राजा भी कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है, और जो जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो भी आप बताएंगे, और आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके दे सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।